नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष के भूगोल परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय की आर्थिक भूगोल के अंदर हम चर्चा कर रहे थे संरक्षण के बारे में। कल हमने थोड़ा सा प्रारंभ किया था जल संरक्षण को। हम देखा था कि जल कितना 2.5% जो जल हमें उपलब्ध है स्वच्छ जल के रूप में, पेयजल के रूप में, उसको हम किस तरह से अलग अलग कामों में उपयोग कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हम किन किन कार्यों के लिए जल का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहला जो पानी का उपयोग होता है वो घरेलू जलापूर्ति के लिए। घर में हम जलों से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, नहाने के लिए, धोने में और अपने घरेलू कार्यों को निपटाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो आवश्यकता है वो है घरेलू आपूर्ति की। दूसरा, जल का जो उपयोग है वो परिवहन विकास के लिए किया जाता है, यानी आंतरिक जल परिवहन, बाह्य जल परिवहन के लिए जल का उपयोग होता है। जल विद्युत उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है, यानी बड़े बड़े बांध बनाकर उससे आप जल विद्युत उत्पादित करते हैं। फिर खनिज संसाधनों की प्राप्ति, उनके एक्सप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उनकी सफाई के लिए और उनकी कटाई के लिए भी खनिज संसाधनों पे जल का बड़े पैमाने में प्रयोग किया जाता है। एक बहुत ही बड़ा भारत में जो जल का प्रयोग है वह है सिंचाई व्यवस्था में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर देश में जो वर्षा है वो 3 से 4 महीने में ही सीमित हो जाती है। पूरे साल शुष्क मौसम रहता है। ऐसी स्थिति में साल भर जो खेती है वो जल पर, सिंचाई जल पर ही निर्भर करती है। तो सिंचाई भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो पानी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता सिंचाई के लिए भी है। कृषि विकास सिंचाई के साथ ही जुड़ा हुआ है। कृषि के कई सारे कार्य हैं सिंचाई के अलावा भी जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। मत्स्य व्यवसाय के लिए कृत्रिम पुल बनाकर या उपलब्ध संसाधनों के साथ ही मत्स्य पालन का कार्य भी किया जाता है। औद्योग धंधों को बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता उद्योग से उद्योग में अलग अलग हो सकती है, परंतु प्रत्येक उद्योग को कम न्यूनाधिक रूप से पानी की आवश्यकता होती है। कई सारे उद्योग पूर्ण रूप से पानी पर निर्भर करते हैं और कई उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें सप्लीमेंट के रूप में पानी की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा अन्य भी कई सारे उपयोग हैं जो पानी के गौण रूप से किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम हर प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। पानी के स्रोत, जैसे मैंने बताया था, पानी के 2-3 स्रोत हैं। पहला तो भूमिगत जल है, हमारे पास सतही जल है, वाही जल है और समुद्र यानी जो खारे पानी के स्रोत हैं। ये हमारे पास पानी के स्रोत हैं, परंतु इनमें सिर्फ स्वच्छ जल का जो स्रोत है, स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है वो कुल जल की 2.5% है, जिससे ही हमें अपने सारे काम करने पड़ते हैं। अब बात आती है कि हम इसका संरक्षण किस तरीके से करें, जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। जल संरक्षण में सबसे ज्यादा जो प्रेशर, सबसे ज्यादा जो दबाव आ रहा है वो है भूमिगत जल पर, क्योंकि सतही जल का वितरण असमान है और कहीं कहीं क्षेत्रों में सीमित है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर कृषि और पेयजल उद्योगों हेतु हम भूमिगत जल पर निर्भर हो रहे हैं और भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। भूमिगत जल को आवश्यकता के अनुसार ही खोल निकाला जाए और आवश्यकता के अनुसार ही उसका सीमित रूप से प्रयोग किया जाए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अनियंत्रित रूप से ट्यूबवेल खोदना, बोरिंग की साइज बढ़ाना और अनियंत्रित रूप से उसके पानी का उपयोग करना कहीं न कहीं जल संकट को बढ़ावा देता है और लंबे समय तक इस तरह से करते रहने पर आंतरिक जो भंडार है पानी के वो समाप्त हो जाते हैं और क्षेत्र डार्क जोन में पहुंच जाता है। ऐसे में जो आवश्यक कार्य हैं उनके लिए भी हमें पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम जल का बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। दूसरा जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है अवशिष्ट जल का शोधन। अवशिष्ट जल का शोधन 2 चीज़ों के लिए आवश्यक है। तो औद्योगिक जो अवशिष्ट है, जो घरेलू अवशिष्ट जल है, जिसको हम ऐसा कैसा छोड़ देते हैं जो दूसरे जल संसाधनों को दूषित करता है, एक तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जो पहले से ही स्वच्छ जल हमारे यहाँ उपलब्ध है उसमें दूषित जल मिल जाने से वो स्वच्छ जल भी दूषित जल बन जाता है। तो पहली बात तो हम उसको रोकें और उसको प्यूरिफाई करें, उसकी गंदगी अलग करें और साफ करके फिर उसको उस स्रोत के अंदर जाने दें। और दूसरा, उस जल को पुनः से उपयोग लाने लायक उसी इंडस्ट्री के लिए बनाया जाए। यानी अगर कोई उद्योग अवशिष्ट जल निकालता है तो ये उसी को इस्तेमाल करना वापस ज़रूरी होगा। खुद इसका शोधन करें, पुनः से उसी को वापस से इस्तेमाल करें। नया जल निकाल कर इस्तेमाल करने की बजाय अवशिष्ट जल का ही पुनः प्रयोग किया जाए।
और जैसी जल की गुणवत्ता है उस हिसाब से अलग अलग इस्तेमालों में उसको लिया जाए। यानी अगर शुद्ध है तो उसको पेयजल के लिए, अगर उससे नीची कैटेगरी का है तो उसे कृषि के लिए, और अगर उससे भी घटिया क्वालिटी का है तो उसको उद्योगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब शुद्ध जल को सबसे पहले पेयजल के लिए रखा जाए, और फिर उसके बाद जो श्रेणीवार रूप से पानी की गुणवत्ता अगर ह्रास होती है तो उसको दूसरे कार्यों में लिया जाए। तो स्वच्छ जल का उपयोग ऐसे कामों के लिए किया जाए जिनमें पानी का स्वच्छ रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जो अवशिष्ट पानी है जिसको रिफाइंड किया जा सकता है, जैसे साफ किया जाता है, तो ऐसे साफ किए गए पानी को उद्योगों को दिया जाए ताकि वो सीधा जमीन से स्वच्छ जल ना निकाल के उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, भूतापीय जल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अंदर से जो भूमिगत जो परतों के अंदर अधिक गहराई पर जो पानी होता है, आप जानते हैं कि धरातल में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, और निचली परतों के अंदर जो पानी है वो अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है भूमिगत ताप के कारण। कई ऐसे विवर्तनिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार का गर्म पानी के सोते मिलते हैं या गर्म पानी उपलब्ध होता है। उस गर्म पानी का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, और इसके लिए खासकर इसका भूतापीय विद्युत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब कामों को भूतापीय जल का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही वनस्पति विनाश को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि वनस्पति के कारण पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। पानी ज़मीन में अगर वनस्पति किसी क्षेत्र पर है तो वहाँ पर पानी तेज़ी से वाही जल नहीं बह पाता, और वो वाही जल धीमे धीमे बहता है, जिससे उसका धरातल के अंदर सीपेज बढ़ जाता है, और इससे सतही जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा बढ़ती है। तो वनस्पति का आवरण होना आवश्यक है, जिससे व्यर्थ में पानी बहकर बाहर नहीं जाता है और उसका अंदर सांद्रण बढ़ता है धरातल के अंदर। तो इस प्रकार से पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए और पानी के धरातल के अंदर स्तर को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए ही वनस्पति का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जल की वितरण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा वितरण जिसके अंदर कम ह्रास हो। कई बार हम देखते हैं कि पाइपलाइन तो बिछा दी जाती है पर उचित रख रखाव के बिना उसमें टूट फूट होती रहती है और पानी व्यर्थ ही बहता रहता है। तो जिन क्षेत्रों में अधिक पानी उपलब्ध है वहाँ से कम पानी उपलब्ध वाले क्षेत्रों की तरफ पानी को भेजा जाना की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, और उसमें पानी के ह्रास को रोका जाना चाहिए ताकि समुचित मात्रा में पानी हर जगह मिल सके। साथ ही सिंचाई पद्धति के अंदर भी अनियंत्रित रूप से पानी देने की बजाय बूंद बूंद पद्धति और स्प्रिंकल पद्धति का उपयोग करके पानी को अधिक से अधिक बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्थानीय रूप से टापों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि पानी इकट्ठा हो सके। वर्षा जल का संग्रहण भी किया जाना चाहिए ताकि समय पर वो वर्षा जल पुनः से हमारे काम आ जाए, और नहरों की मरम्मत और उनको पक्का बनाने का काम किया जाना चाहिए ताकि जो पानी की छिजत है उसको रोका जा सके। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो जल के लिए हम कर सकते हैं वो उसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए कर सकते हैं। प्रदूषित होने के बाद वो जल किसी काम का नहीं रहता, सिवाय उसको बहा देने के हम उसका कोई कार्य नहीं कर सकते। तो आवश्यक है कि जो स्वच्छ जल हमें उपलब्ध है वो स्वच्छ जल अपनी गुणवत्ता के साथ बना रहे, और उसकी गुणवत्ता में हम वृद्धि करें, ना कि उसमें ह्रास करें, और उस स्वच्छ जल को आगे दूसरे कामों के लिए ले जाने का भी हम प्रयास करें, ताकि जो स्वच्छ जल हमारे पास उपलब्ध है वो स्वच्छ जल आगे दूसरे कामों पर लिया जा सके, उसको रिफाइंड और रीयूज करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरीके से कई सारे हम तकनीक और को यूज़ करके इस प्रकार हम अपने पानी की स्वच्छता को बढ़ा सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं और संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि संरक्षण के मूल मंत्र के अंदर जागरूकता सबसे बड़ा मंत्र है। हर स्तर पर, घर से, परिवार से, स्कूल कॉलेज के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से बराबर यह चेतना फैलाई जानी चाहिए कि पानी को अधिक से अधिक संरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके और वह स्वच्छ निर्मल रूप से हमें उपलब्ध